बेनकाब किस्त नंबर 37। मदन लाल अब हमारे दरमियान नहीं है। इर्तिका के फिक्रे ने मेरी आंखों के सामने अंधेरा कर दिया था। मेरा वो मोहसिन जिसने मुझे फर्श से उठाकर इस मुकाम तक पहुंचाया था अब इस दुनिया में नहीं है। मेरे जहन में पहला फिक्रा यही गूंजा था और इसके बाद जहन सोचने समझने की तमाम सलाहियतों से आरी होता चला गया था। सिकंदर भाई होश में आए। मेरे कानों में कांति की आवाज आई तो मेरे हवास बहाल होने लगे। कांति बिल्कुल मेरे पीछे इसी रफ्तार से आ रहा था और जैसे मेरे हवासों ने मेरा साथ छोड़ा था और मैं गिरने लगा था, इसने आगे बढ़कर मुझे थाम लिया था। अब वो मेरे रुखसारों पर चांटे मार मार कर मुझे दोबारा होश में लाने की कोशिश कर रहा था और इसमें कामयाब भी हो गया था। कांति, मेरा बाप मर गया कांति। मैंने कांति के शानों पर सर टिकाकर गिरिया करना शुरू कर दिया। आंसू कांति की आंखों में भी थे, लेकिन वो बड़े हौसले से काम ले रहा था। हौसला करे सिकंदर भाई, इसने मुझे थपकते हुए कहा। आप तो बड़े हौसलामंद हैं। इसकी आवाज़ कपकपा रही थी, लेकिन इसने अपने ओसान खता नहीं होने दिए थे। कुछ देर रोने से मुझे सुकून हुआ तो पहला सवाल मेरे जहन में ही उभरा कि मैं तो इसे ठीक हालत में छोड़कर गया था, या अचानक इसे क्या हो गया। लेकिन जिससे ये सवाल पूछा जा सकता था वो मुझे कहीं नजर न आई। कांति और अडवाणी मुझे सहारा देकर इस दौरान उस कमरे में ले आए थे जो अब तक मेरे नाम पर था। यह अलग बात थी कि गुज़श्ता 3 रोज़ से मैंने इस कमरे में एक लम्हा भी नहीं गुजारा था। एडवाणी ने मुझसे अब तक कुछ नहीं कहा था, लेकिन इस दौरान वो डॉक्टर, नर्सों और पुलिस वालों से मुख्तलिफ सवालों जवाब करता रहा था। लेकिन मैं अपने हवासों में ही कब था कि इस जानिब तवज्जो दे सकता। इर्तिका कहाँ है? मैंने डॉक्टर से सवाल किया। वो बाहर हैं, इसने मुझे जवाब दिया और फिर एक नर्स को इशारा किया वो इर्तिका को बुला लाए। आपने विजय को हिरासत में लिया हुआ है? कांति ने कमरे में वाहिद मौजूद इंस्पेक्टर से सवाल किया। यस सर, इसने फौरी तौर पर अटेंशन होते हुए कहा। वजह? कांति ने दूसरा सवाल किया। इन्हें मकतूल मदन लाल के कत्ल के शुबे में ज़ेरे हिरासत लिया गया है। इंस्पेक्टर ने अपने मखसूस सिपाहियाना अंदाज में कहा। यह झूठ है। इर्तिका जो इस दौरान कमरे में आ चुकी थी इंस्पेक्टर के जवाब में बोल पड़ी थी। मैंने कहा था कि हमने शुबे में ज़ेरे हिरासत लिया है। इंस्पेक्टर अपनी मखसूस जुबान का एक बार फिर इस्तेमाल किया। लेकिन मैं खुदा की कसम खाकर कहती हूँ कि विजय इसके जिस्म को छू भी नहीं सका था। इर्तिका ने फरियाद करने वाले अंदाज में कहा। आप डॉक्टर साहिब से दरियाफ्त कर लें कि जब ये कमरे में दाखिल हुए तो मैं विजय को रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी और इसी में मुझे चोटें भी आई हैं। इर्तिका ने डॉक्टर की जानिब इशारा करते हुए कहा। बेहतर होगा कि शुरू से तमाम बात बताई जाए ताकि सूरत हाल कुछ वाज़ेह हो सके। कांति ने मामले को एक बार फिर उलझता देखकर कहा। इर्तिका ने पानी की जग की जानिब देखा और डॉक्टर ने फौरन एक गिलास में इसे पानी पेश किया जो इसने वहीं खड़े खड़े तेजी से पीना शुरू कर दिया। कमरे में मौजूद तमाम अफराद में शायद मैं वाहिद शख्स था जो इसकी जज्बाती कैफियत से अच्छी तरह वाकिफ था। वो विजय की जिंदगी और मौत की जंग लड़ने में मसरूफ थी। आप बैठ जाएं, कांति ने इसे कुर्सी पेश करते हुए कहा। इर्तिका ने इसे तशक्कुर आमेज नजरों से देखा और बगैर कुछ कहे बैठ गई। सिकंदर के जाने के बाद मैं बहुत देर तक इनकी बातों पर गौर करती रही और इसमें मुझे इस बात का ध्यान भी नहीं रहा कि कितना वक्त गुजर गया है। लेकिन जब चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ तेजतर होगी तब मुझे होश आया कि सुबह हो रही है। इर्तिका ने अपना बयान देना शुरू किया। पहले मैं इसी कमरे में आई और मुंह हाथ धोकर ये सोच करके मदन लाल की जानिब भी चली गई कि अगर वो बेदार हो चुके होंगे तो इनसे मजीद बात करूंगी, लेकिन अगर वो अभी तक सो रहे हुए तो मैं भी कमरे में आकर पलके झपका लूंगी। इर्तिका यहाँ तक पहुँचकर रुक गई। शायद ज़हनी दबाव में होने की वजह से इसे अपना नुक्ता नज़र पेश करने में दिक्कत महसूस हो रही थी। मैं मदन लाल जी के कमरे में दाखिल हुई तो वहाँ नर्स टेबल पर सर रखे नींद के मज़े लूट रही थी और मदन लाल जी बहुत गहरी गहरी सांसें ले रहे थे, जैसे इन्हें सांस लेने में दुश्वारी हो रही हो। इनका पूरा जिस्म पसीने में शराबूर था। मैंने हालत देखकर नर्स को झंझोड़ा तो वो भी इनकी हालत देखकर बौखला गई और फ़ौरन बाहर की जानिब दौड़ी। इस दौरान इनकी सांसें और तेज़ चलने लगी, जिससे घबराकर मैंने बाहर बैठे हुए पुलिस वाले से कहा कि डॉक्टर को बुलाओ। लेकिन अभी मैंने पीठ मोड़ी ही थी कि विजय कमरे में दाखिल हो गया। इर्तिका की नज़रें एक बार फिर पानी की जानिब उठी। इस बार चूंकि कांति जग के करीब था इसलिए इसने पानी का गिलास भरकर इसे दिया। इर्तिका ने 2 घूंट लिए और पानी का गिलास हाथ में पकड़े हुए अपनी कथा आगे बढ़ानी शुरू की। मैं मानती हूँ कि विजय यकीनन किसी अच्छी नीयत से नहीं दाखिल हुआ था, क्योंकि मदन लाल से इसकी नफरत अब कोई राज नहीं है। लेकिन मैंने इसे आगे बढ़ने से रोकना चाहा तो इसने मुझे धक्का देकर आगे बढ़ने की कोशिश की, मगर मैंने गिरते गिरते इसके पैर पकड़ लिए और वो भी अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सका। इसने अपनी टांगों से मेरी गिरफ्त ख़त्म करने के लिए जोर लगाया, लेकिन मैंने मार खाने के बावजूद इसे नहीं छोड़ा और इससे पहले कि उठता सिपाही कमरे में दाखिल हो गया और इसने भी मेरी मदद करना शुरू कर दी और हम दोनों ने मिलकर इसे उस वक्त तक काबू में किए रखा जब तक डॉक्टर साहिब और दीगर अफराद कमरे में दाखिल नहीं हो गए।
और फिर इसके थोड़ी देर बाद डॉक्टर साहिब ने बताया कि मदन लाल अब जिंदा नहीं है। इर्तिका ने अपना बयान मुकम्मल करके पानी का एक लंबा घूंट लिया और खामोश हो गई। क्यों जी, आप क्या कहते हैं? कांति ने पुलिस इंस्पेक्टर की जानिब निगाह उठाते हुए कहा। सिपाही का कहना है कि जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो ये बीबी और मुलजिम फर्श पर गिरे हुए थे और ये बीबी कह रही थी कि विजय खुदा के लिए होश में आओ, पागल ना बनो, और इस तरह की बातें कर रही थी। तो इससे तो साबित हो गई कि विजय ने इसे नहीं मारा। कांति ने अपना मौका पेश किया। नहीं जी, ये कहाँ साबित हो गया? इंस्पेक्टर भी एक काया था। ये भी तो मुमकिन है कि सिपाही की गैर मौजूदगी में इसने मकतूल को हलाक कर दिया हो और ये बीबी भी इसके बाद ही इस पर काबू पाने में कामयाब हुई हूँ। इंस्पेक्टर दूसरे अंदाज से केस को देख रहा था। ये गलत है। इर्तिका फिर बोल पड़ी। विजय को मैंने मदन लाल तक पहुंचने नहीं दिया था। इसने अभी से एतमाद के साथ गुफ्तगू शुरू की थी जो इसका खासा था। इंस्पेक्टर इसका कोई जवाब नहीं दिया था। डॉक्टर साहब, आप क्या कहते हैं? कांति ने डॉक्टर को मुतवज्जो करते हुए कहा। मौत की असल वजह तो पोस्टमार्टम से मालूम हो सकती है, लेकिन बज़ाहिर ऐसा मालूम होता है कि मदन लाल, जो नर्वस ब्रेकडाउन के अटैक से किस तरह बच गया था, अचानक हार्ट अटैक का शिकार हुआ और यूँ इनका देहांत हुआ है। डॉक्टर ने अपनी एक्सपर्ट राय दी और इसके साथ ही मुझे सर से एक बहुत बड़ा बोझ उतरता महसूस हुआ। विजय अपने बाप के बारे में जो भी जज्बात रखता हो, लेकिन मेरे लिए वो मोहसिन का बेटा था और अगर वो बेगुनाह था तो इसके लिए मैं आखिरी हद तक जाने के लिए तैयार था। एक माहिर डॉक्टर की जुबान से सुनने के बाद के बज़ाहिर मदन लाल की मौत हार्ट अटैक से हुई है, कमरे में एक सुकूत सा तारी हो गया था। मैंने इर्तिका के चेहरे की जानिब निगाह उठाई तो इसके चेहरे पर भी इत्मीनान की लहरें मौजूद पाकर मुझे मज़ीद तक़वियत हुई। मगर डॉक्टर साहिब, ये बात जो आप अभी कह रहे हैं वो इससे पहले आपने क्यों नहीं कही? कमरे में एडवानी की मुकरू आवाज़ गूंजी। इससे पहले मुझसे किसी इस बारे में पूछा कब था? डॉक्टर ने एडवानी को जवाब देते हुए कहा। मगर मेरा ख्याल है कि आप किसी को बचाने के लिए ये बयान दे रहे हैं। एडवानी के चेहरे पर इसके सीने में मौजूद तमाम खबासतें अपनी तमाम तर शिद्दतों के साथ मौजूद थी। क्या मतलब है आपका? हमारी तरह डॉक्टर भी एडवानी के इस नए नुक्ता एतराज़ पर हैरान था। मैंने किसको बचाने की कोशिश कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ? डॉक्टर के चेहरे पर हैरत की ज्यादती ने इसके चेहरे को बिगाड़ कर रख दिया था। शायद इसकी पूरी पेशा जिंदगी में पहला मौका था कि इस पर इस तरह का शक जाहिर किया गया था। नारी के लिए तो राज्य महाराजाओं ने अपना तख्त ताज त्याग दिया था, तो क्या आप एक झूठा बयान नहीं दे सकते? एडवानी ने अपने चेहरे पर मकरू मुस्कुराहट सजाते हुए इर्तिका की जानिब देखा। तुम होश में तो हो एडवानी? कांति ने इसे दुरुस्त लहजे में कहा। मैं बिल्कुल होश में हूँ और आपको चेतावनी दे रहा हूँ कि आप भी होश में आ जाएं। गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए एडवानी ने पूरी खबासतों के साथ कहा। यह हकीकत है कि विजय बेगुनाह है, लेकिन यह भी सच है कि मदन लाल जी की हत्या हुई है। एडवानी ने अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा। इस बात को कहने से मुझे ना तुम रोक सकते हो, ना कांति महाराज, ना कोई और। एडवानी की आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता बुलंद होती जा रही थी। आप कहना क्या चाहते हैं? पुलिस इंस्पेक्टर भी इस नए बयान को सुनकर परेशान हो रहा था। क्या तुम अब भी नहीं समझे भोले इंस्पेक्टर? एडवानी का अंदाज बिल्कुल सड़क के किनारे खड़े मदारियों का सा था। नहीं, इंस्पेक्टर ने बेबस होते हुए कहा। और एक बेचारा इंस्पेक्टर, इस कमरे में मौजूद कोई भी शख्स इसकी बात को नहीं समझ सका था। भोले बादशाह, एडवानी ने दोनों हाथ उठाकर बिल्कुल अमली अंदाज इख्तियार करते हुए कहा। मेरे फिक्रों पर गौर करो और मुजरिम तक पहुंच जाओ। एडवानी की बात मुमकिन है किसी की समझ में ना आ रही हो, मगर न जाने क्यों मुझे खतरे की बू आ रही थी। आपने कहा है कि विजय बेगुनाह है। इंस्पेक्टर ने इसका फिक्रा दोहराया। हाँ, मैंने यही कहा है। एडवानी ने अपनी बात पर इसरार किया। और आप ये भी कह रहे हैं कि मदन लाल की हत्या हुई है? इंस्पेक्टर एक नई आफत की आमद से घबराया हुआ था। और अब मैं ये भी कह रहा हूँ कि मदन लाल की हत्या इस वक्त नहीं हुई जब इसकी मौत का शोर मचाया गया, बल्कि इस वक्त से 2-3 घंटे कबल हुई थी। एडवानी पूरी तरह जारहाना मूड में था और इसके इस आखिरी फिक्रे ने मुझे चुका दिया था, लेकिन मेरे कुछ कहने का वो मौका नहीं था क्योंकि एडवानी अपने तमाशे को नुक्ता अरूज पर ले जाने में मसरूफ था। आप मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं? डॉक्टर से आखिर जब्त न हो सका। तुम पर सिर्फ ये इल्ज़ाम है कि तुम वो गद्दार हो जो एक खूबसूरत नारी के लिए कातिल को ही नहीं बचा रहे, बल्कि अपनी पूरी हिंदू जाति से दगा कर रहे हो। एडवानी के मुंह से कफ बहना शुरू हो गया था। जब वो जोर जोर से बोलता था कि उसके मुंह से थूक उड़ने लगता था और होंठों से सफेद रंग का एक लुआब खारिज होना शुरू हो जाता था, जिसे वो अपने अंगूठे से साफ कर लेता था। आप पहेलियां क्यों भिजवा रहे हैं? खुलकर बात क्यों नहीं कहते कि आपको शक किस पर है? इंस्पेक्टर को अब जब्त का मजीद यारा नहीं रहा। मैं शक नहीं कर रहा, बल्कि पूरे यकीन के साथ कह रहा हूँ इंस्पेक्टर, एडवानी ने अपनी आवाज़ में ड्रामाई कैफियत पैदा करते हुए कहा। और मैं LK एडवानी आपको हुक्म देता हूँ कि फौरी तौर पर लाश को अपने कब्जे में लेकर किसी बड़े सिविल सर्जन से इसका पोस्टमार्टम करवाएं और मौत का वक्त और वजह का तयन करें। एडवानी के अंदाज में ऐसी हाकमियत आ गई थी जैसे वो भारत में आखिरी आदमी हो, और साथ ही इन दोनों मलीचों सिकंदर और इसकी माशूका को
जेरे दफा 302 के तहत फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लें। एडवाणी पूरी तरह अपनी असलियत की तरफ लौट चुका था। तुम होश में तो हो? मेरे नाम के साथ ही कांति ने चीखते हुए कहा। मुझ पर और मदन लाल के कत्ल का इल्ज़ाम? मैं ये सोचकर ही दम बखुद रह गया था। इसके साथ ही मैंने इर्तिका की जानिब निगाह डाली और इसकी आंखें बंद थी और गर्दन कुर्सी के पूछ से टिकी हुई थी, और फिर मेरे देखते देखते इसकी गर्दन कुर्सी से ढलक गई। शायद वो बेहोश हो रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि एडवाणी सच ही कह रहा हो। मेरे जहन में एक सरगोशी उभरी। विजय की हमदर्दी या मोहब्बत में कहीं इसने वाकई मदन लाल को? इससे आगे के बारे में सोचने से मेरा जहन इनकार कर रहा था। एडवाणी अपनी पूरी मकरू मुस्कुराहट के साथ आंखों में शैतानियां लिए मेरे सामने मौजूद था। मिस्टर लाल किशन एडवाणी, मैंने अपनी जगह से उठते हुए कहा, अगर आप अपनी जुबान को लगाम नहीं दे सकते तो मैं इतनी ताकत रखता हूँ कि तुम्हारी जुबान गुद्दी से खींचकर तुम्हारे हाथ पर रख दूं। एडवाणी के आयद करदा इल्जामात का जवाब देने का मेरे पास यही एक तरीका रह गया था। जिस बेहुदा जुबान में इसने इर्तिका का जिक्र किया था, इसके बाद मुझे जब्त का यारा नहीं रहा था। अपने बदलते हुए तीरों के साथ जैसे ही मैं अपनी जगह से उठा, एडवाणी का तमाम ड्रामा खत्म हो गया। आप हद से गुजर रहे हैं, इसने इंस्पेक्टर के पीछे पना लेने वाले अंदाज में कहा। इसका यही अंदाज था जिसने मेरे हौसलों को मजीद तकवीत दी। तू हद की बात कर रहा है रामजादे। मैं इसकी जानिब लपका, मगर कांत ने लपक कर मुझे पकड़ लिया। सिकंदर भाई, होश करें, इसने मुझे झंझोड़ते हुए कहा। किस बात का होश करूं? मैंने पलटकर चिल्लाते हुए कहा। इस कुत्ते की जुबान से ये सुनूं कि मैं अपने बाप का कातिल हूं, और फिर अपनी बहन के लिए माशूक का लफ्ज़ सुनकर होश करूं? मैं डॉक्टर और कांति की बाहों में जकड़ा हुआ चिल्ला रहा था, लेकिन होशोवास से बेगाना होकर एडवाणी को मारने के लिए बढ़ने की एक्टिंग करने के बावजूद मैंने अपने हवास नहीं छोड़े थे। एडवाणी के जारहाना रवैये का मेरे नज़दीक सिर्फ यही एक जवाब था कि मैं इससे बढ़कर जारहियत का मुजाहरा करूं, और वही मैं कर रहा था, जिसका फौरी फ़ायदा तो हुआ कि एडवाणी किसी चूहे की तरह एक कोने में दुबक गया था। सिकंदर भाई प्लीज़, कांति ने एक बार फिर भी रोकते हुए कहा। आप शांत हो जाए, हम इस मामले को बहुत आगे तक ले जाएंगे, इसे मेरे शाने थपकते हुए कहा। इर्तिका इस पूरे हंगामे कोने में खामोश खड़ी थी। मामले की नोयत अक्सर बदल गई थी। तना में बेशतर जहां एडवाणी का पल्ला भारी नजर आ रहा था, वहीं अब मैं पूरी तरह छाया हुआ था। एडवाणी साहिब, आप प्लीज कमरे से बाहर चले जाएं। दीगर लोगों के साथ इंस्पेक्टर भी मेरे इस रवैये से मुतासिर नजर आ रहा था। फिर मुझसे मुखातिब होकर बोला, आई एम सॉरी मिस्टर सिकंदर के, मेरी वजह से आपको ये बातें सुननी पड़ी। न जाने इंस्पेक्टर अपने आप को किस बात का मुजरिम समझ रहा था, लेकिन इसका एडवाणी को कमरे से बाहर निकल जाने का हुक्म देना बज़ाहिर करता था कि उस बात से मुत्तफिक हो चुका है कि मेरा और इर्तिका के इस मामले में कोई मुजरिमाना ताल्लुक नहीं है। तुम जाकर मिस्टर विजय को भी यहीं ले आओ, इसने एक सिपाही को मुखातिब करते हुए कहा। नहीं इंस्पेक्टर, मैंने दखल अंदाजी करते हुए कहा, अगर आप इजाज़त दे तो मैं विजय से तन्हाई में मिलना चाहूँगा। मेरी बात से इंस्पेक्टर के चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। मैं इसकी कैफियत को समझ रहा था, इसलिए मैंने अपनी बात वजाहत करना मुनासिब समझा। मैं नहीं चाहता कि मदन लाल का अंतिम संस्कार किसी और के हाथों से हो, जबकि ये बात आप मेरी मौजूदगी में भी कह सकते हैं। इंस्पेक्टर एडवाणी के चेहरे पर नजर डालते हुए कहा, जो इंस्पेक्टर के हुक्म के बावजूद अभी तक एक कोने में सुकड़ा खड़ा था। मैं भी इंस्पेक्टर के इशारा समझ रहा था। गिरगट की तरह रंग बदलने वाला एडवाणी किसी भी लम्हे कुछ कर सकता था। लेकिन डॉक्टर साहिब, इससे पहले आप मदन लाल के पोस्टमार्टम का बंदोबस्त करवाएं, मैंने डॉक्टर से मुखातिब होते हुए कहा। बल्कि ज़्यादा बेहतर होगा कि ये पोस्टमार्टम दिल्ली के सिविल सर्जन करें। मैं एडवाणी जैसे चोरों के प्रोपेगेंडे का हर वो दरवाज़ा बंद करता जा रहा था। मुझे क्षमा कर दे सिकंदर भाई। एडवाणी की आवाज़ मेरे कानों में आई तो मैं हैरतज़दा होकर रह गया। न जाने ये शख्स किस मिट्टी का बना हुआ है, मैंने सोचा। अभी चंद लम्हे पहले ये शख्स मुझ पर बदतरीन इल्ज़ामात आयद कर रहा था और अब अचानक माफ़ी का ख्वासगार है। किस बात की माफ़ी? मैंने इंतहाई तल्ख लहजे में इसे मुखातिब करते हुए कहा। मेरी बेहूदगियों और कमजरफी की माफ़ी। इसकी भारी आवाज़ रंज में डूबी हुई थी। मैंने महापाप किया है, इसकी माफ़ी। और इसके साथ इसने दोनों हाथ मेरे सामने जोड़ दिए। आप और ये कुमारी जो सज़ा देना चाहें वो मुझे मंजूर होगी, लेकिन इस महापापी के लिए एक बार। इसके साथ ही इसके आंखों से आंसू टपकने लगे। इस बात का तो मुझे पूरा यकीन था कि एडवाणी के आंसू की हकीकत मगरमच्छ के आंसू के सिवा कुछ भी नहीं, लेकिन साथ ही मुझे अपनी पोजीशन का भी अंदाज़ा था कि बात बढ़ाने से हासिल कुछ नहीं होगा। माफ़ी तुम्हें सिकंदर भाई से पहले इस नारी से मांगनी चाहिए जिस पर तुमने इतने ओछे और घटिया इल्ज़ामात आयद किए थे। किसी और के कुछ कहने से पहले कांति ने इसकी तवज्जो इर्तिका के बारे में कहे गए इसके अल्फाज की जानिब दिलाई। मैं आपसे भी माफ़ी चाहता हूँ दीदी। एडवाणी इस लड़की को बहन कह रहा था जिस पर घटिया इल्ज़ामात आयद किए थे। इससे चंद मिनट से ज़्यादा नहीं हुए थे। मदन लाल जी के देहांत की खबर ने दरअसल मेरे आसाब पर ऐसा असर डाला था
कि मुझे अच्छे बुरे की पहचान न रही। इसने अपने बकवास का वो जवाब पेश किया था जो किसी भी ज़ेशूर के लिए नाकाबिले यकीनी होगा। मेरा जी चाहा कि मैं इससे पूछूं कि तेरा मदन लाल से क्या ताल्लुक रहा है, लेकिन वो मौका ऐसी बातों का नहीं था। मामला जितनी जल्दी निपटाया जा सकता था निपटा लेना चाहिए था। मेरी सोच मुझसे कह रही थी, ठीक है मिस्टर अडवाणी, मैंने मामले को ख़त्म करने के ख्याल से कहा, मगर वो तो इस पर तैयारी नहीं था। नहीं महाराज, इसने गिड़गिड़ाने वाले अंदाज में कहा, जब तक आप और ये कुनियादान दोनों अपनी ज़ुबान से नहीं कहेंगे कि आपने मुझे माफ़ कर दिया, तब तक मैं इसी तरह आपके सामने हाथ बांधे खड़ा रहूँगा। इसने इसी तरह हाथ बांधे हुए कहा, ठीक है ठीक है। इर्तिका ने बहुत देर बाद ज़ुबान खोली, अगर आप अपने अल्फाज पर शर्मिंदा हैं तो मेरा मजहब भी मुझसे ये कहता है कि अगर कोई तुम्हारे सामने हथियार फेंक दे तो ये सोचे बगैर कि इसके दिल में क्या है, इसे माफ़ कर दो, और मैं अपने दीन के इस ज़रूरी उसूल को सामने रखते हुए तुम्हें माफ़ करती हूँ। इर्तिका ने एतमाद से अपनी बात मुकम्मल की तो न जाने क्यों मेरे जिस्म में ढेरों खून बढ़ गया। इर्तिका ने अडवाणी की बकवास को संजीदगी से नहीं लिया था, मगर दीन के हवाले के साथ अडवाणी के चेहरे पर तारीकी की एक लहर सी छा गई थी। मगर इस एक लम्हे के बाद जब इसके चेहरे से जाहिर हुआ था कि इर्तिका के फिक्रे का इसने असर लिया है, तो फौरी तौर पर मैं तासुरात को काबू में करने में कामयाब हो गया था। मेरे लिए इन तमाम बातों से ज़्यादा अहमियत इस बात की थी कि मामला फौरी तौर पर दब जाए या कम अज़ कम अडवाणी की ज़ुबान को लगामी दी जा सके। इसलिए मैंने इस खतरे के पेश नज़र के कहीं दूसरी बहस शुरू न हो जाए डॉक्टर से मुखातिब होते हुए कहा, ये बातें तो होती रहेंगी, आप फौरी तौर पर पोस्टमार्टम। मगर अडवाणी ने मेरी बात दरमियानी से चुक ली। इसका मतलब क्या मैं ये लूँ कि महाराज के आपने मुझे माफ़ नहीं किया? इसके लहजे में लजाजत थी, लेकिन मैं इसकी रंग बदलती कैफियत से भी वाकिफ़ था। नहीं अडवाणी साहिब, पोस्टमार्टम तो होना ही है, मैंने जोर देते हुए कहा, परंतु अब इसकी ज़रूरत ही क्या है? इसने मेरी बात को रद्द करते हुए कहा, मुद्दे के जिस्म को मज़ीद तकलीफ़ देने का फ़ायदा पूरी तौर पर मेरी समझ में नहीं आया कि इसका क्या जवाब दूँ। थोड़ी देर पहले वो एक मुख्तलिफ रूप में था और अब इसके मुतज़ाद बहरूप भरे हुए थे। बेहतर होगा कि बात विजय से मालूम की जाए, कांति ने कुछ सोचकर कहा, मगर विजय के अपने बाप के बारे में जिस बात से हम सभी वाकिफ़ थे, इसलिए कुछ कोई नहीं बोला। इंस्पेक्टर, आप सिकंदर भाई की मुलाकात करा दें, मैं लोगों को टेलीफोन पर इत्तला देता हूँ। इसके साथ से डॉक्टर से कहा, आइए डॉक्टर साहिब, हम आपके कमरे में चलते हैं। अडवाणी भी इनके साथ ही कमरे से निकल गया। इसके पीछे भी इंस्पेक्टर भी ये कहता हुआ निकल गया कि मैं इसे यहीं लेकर आ जाता हूँ। अब कमरे में मैं और एक बार फिर इर्तिका रह गए थे। एक तूफ़ान था जो आकर गुजर गया था, लेकिन ये मेरा सिर्फ ख्याल था कि तूफ़ान आकर गुजर गया है। वो सब कुछ तो तूफ़ान का सिर्फ एक थपेड़ा था, असल तूफ़ान उसके बाद आना था। लेकिन इस वक्त मैं मुसीबत टल जाने पर खुदा का शुक्र अदा कर रहा था। मेरे और इर्तिका के दरमियान कोई गुफ्तगू नहीं हुई, हम दोनों ही अपनी जगह खामोश बैठे थे। सिर्फ एक बार इर्तिका ने लब खोले और मेरा नाम पुकारा, सिकंदर। मैं मुतवज्जो हुआ तो वो कुछ देर सोचने रहने के बाद खामोश निगाहों से मेरा चेहरा तकती रही और कुछ न बोली। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। और मैं ये समझ कर कि ये सब कुछ जज्बाती ही जान के बाइस था, खामोश रहा।